होगा वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, डेल्टा इज जीरो हुआ तो यूनिवर्स है ही नहीं। एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो। आदित्य, जब तक होमोजेनिटी नहीं आती करने का कोई तरीका ढूंढो। मैं ऐसी बात करता ही नहीं जो काटने की तौबत आ जाए। आई एम वेरी केयरफुल दीस डेज। तो सो रॉन्ग। ये शिवा के पास बहुत सारा ऐसा दिल पागल है, दिल दीवाना है। एग्जैक्टली। हाँ, ये जानने के बाद उसका डाउनफॉल होता है, जैसे कोरोना का हुआ। शिट एग्जैक्टली। सो मुझे काफी मजा आया। Oh, nothing. Oh yeah. Nothing. Hey guys, welcome to the brand new podcast on the brand new channel Simon, जहाँ पर कि साइंस के लोग साइंस की बातें करते हैं। हमारे साथ है इस पॉडकास्ट के ओरिजिनेटर मिस्टर शिवा मौर्य, जो कि रोजेंडर साइंस चैनल चलाता है, जहाँ पर कि उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट्स एंड जो लोग साइंस के फील्ड में इन्वॉल्व है उनके इंटरव्यूज़ कर रखे हैं एंड साथ ही साथ वो एक्सप्लेनर वीडियोस भी बनाता है। फिर हमारे साथ है सोहेल अहमद चौधरी फ्रॉम लॉजिकल पैराडॉक्स, जहाँ पर कि उन्होंने साई-फाई शॉर्ट फिल्म्स बना के रखे हैं एंड ये बेसिकली साइंटरटेनमेंट वाला चैनल है। एंड लास्ट में आई एम आदित्य भामरे फ्रॉम अर्थ एंगर, जहाँ पर कि मैं साइंस से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनर टाइप्स वीडियो बनाता हूँ एंड ऐसे वीडियोस जो कि शायद आपका माइंड ब्लो कर दे। लेकिन एनीवे, मैं शिवा एंड सोहेल मिल के साइंस से रिलेटेड कुछ मस्त बातें करेंगे। अगर आपके मन में कोई टॉपिक्स है, सजेशंस है या करेक्शंस है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। के डायरेक्टर जो है वो मुझे चीज़ें बता रहे थे कि और मज़े की बात पता है क्या है, डायमेंशंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से उन्होंने बात करी इंस्टेड ऑफ मल्टीवर्स। मल्टीवर्स को के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से मतलब साइंटिस्ट नहीं एड्रेस करते, बट डायमेंशंस के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि हायर डायमेंशन में अगर आपको जाना है तो हायर डायमेंशन के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। True, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते, बट आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। और आप कह सकते कि वो माइक्रो या नैनो या मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उससे भी बहुत छोटे स्केल पे वो डायमेंशंस आपको मिलेंगी। तो उसके लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी और बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब जो एग्जैक्ट एनर्जी के मेजर्स है वो आप पॉडकास्ट पे जाकर देख लेना। वो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि डायमेंशंस के बारे में लिटरली स्टडी चल रही है अभी। मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे हॉट टॉपिक्स जैसे मल्टीवर्स है या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट बात करने से बचते हैं। और मतलब कि एग्जैक्टली कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट डायमेंशंस के बारे में लिटरली बात की उन्होंने और बहुत अच्छे से बात करके उन्होंने बताई ये चीज़ कि भाई डायमेंशंस जो होते हैं वो इस तरह से हम उनको देख सकते हैं और क्या कुछ एनर्जी जो है वो हमारी होनी चाहिए कि हम उन हायर डायमेंशंस में जा सकें। तो आदित्य, तुम कुछ बोल रहे थे शायद। इसमें एक क्वेश्चन था कि जो हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, सो लाइक कैन वी से दैट वी आर लिविंग इन अ 3-dimensional यूनिवर्स, राइट? इस पे आई वुड लाइक टू ऐड ऑन। इस पे मैं कभी और डिस्कस करें। आई वुड जस्ट लाइक टू इंटरफेयर कि we are living, we are perceiving 3 dimensions. That will be a more precise thing to say. That sounds more logical. So like the other dimensions, the higher dimensions and the lower dimensions coexist with us. Like the probable thing to say is that they coexist with us, or do they have their independent, different, distinct universe? Or are they all in our universe? देख, डायमेंशंस के बारे में जब अभी बात हुई तो मैंने जो बताया तुमको कि अगर तुम किसी वैज्ञानिक से पूछोगे, खास तौर से इंडिया में, मैं नील डिग्री टाइसन और ब्रायन ग्रीन की बात नहीं कर रहा, इंडिया में अगर तुम किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो मल्टीवर्स के बारे में ज़्यादा बात ना करके डायमेंशंस की बात करेंगे। तो जो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट है कि डायमेंशंस को एग्जिस्ट करते हैं विद आवर यूनिवर्स, डायमेंशंस जो है वो हमारे ही यूनिवर्स में हैं और वो को एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ ही। तो वो एक ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ट्रू। और मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो आदित्य ने बोला कि डायमेंशंस को एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली करते हैं। जैसा शिवा ने बोला, इमेजिन इट इन दिस वे कि जैसे वी आर 3D बॉडीज है ना, वी आर एग्जिस्टिंग इन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, एटलीस्ट वी परसीव ऑफ इट। अब हमारे शैडोज भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर 2 dimensional एंटिटीज,
राइट, और शैडो को अगर आप साइड से देखोगे तो इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। करेक्ट। तो 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड सिंगल डायमेंशन हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने 3 डायमेंशनल सेल से, राइट। सो इफ 3 डायमेंशंस आर एग्जिस्टिंग देन मल्टीपल डायमेंशंस कैन आल्सो एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इट्स जस्ट कि हम उसको कैसे नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, परसीव करते हैं। तो आदित्य अब तुम्हारा कोई टॉपिक? I would say terraforming. Terraforming is a concept where what we do is we blow up an atomic bomb or atomic bomb over a exoplanet, and वहाँ पर atomic bomb की वजह से we create kind of a nuclear winter, and over the period of time we turn it into a habitable planet. So एलन मस्क का जो एक स्टेटमेंट आया था कि मार्स के दोनों पोल्स पे हम न्यूक्लियर प्रेशर छोड़ने के लिए, देखो जब हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे उसके ऊपर प्रिसाइज अमाउंट ऑफ मशरूम क्लाउड वुड से, सो मशरूम क्लाउड उस प्लैनेट को कवर कर लेगा, एंड वहाँ से फिर उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा बिकॉज डायरेक्ट सनराइज से वो कुछ टाइम के लिए बचा रहेगा, एंड क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सो विद दैट मॉइस्चर वी कैन इंड्यूस some other we can tweak some other variables as well, and उस तरह से we can terraform it. बट ये कुछ ज़्यादा दूर की कौड़ी नहीं सोच रहे हम मेरे हिसाब से। अगर क्योंकि देखो तुम न्यूक्लियर प्रेशर छोड़ने की बात कर रहे हो, ठीक है, मार्स कोई अर्थ तो है नहीं, तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें बस वो रोटेशंस की वजह से अभी उसकी रोटेशंस हैं वहां पर, और मतलब कि मेरा कहना ये है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा अगर इस काम को करना है। क्योंकि अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया और उसके ऑर्बिट में कोई शिफ्ट हुआ, ओके, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास क्या प्लान है? that's the actual danger. ये सो वही तो डेंजर है, क्योंकि देखो हमारा जो अभी तक का मेन जो मकसद है हमारा, अभी जो भी कह सकते हो कि एक स्टडी ऑफ एरिया है, वो अभी तक अर्थ रहा है। जब हम सोलर सिस्टम के साथ खेलने लगेंगे, सोलर सिस्टम कोई मजाक चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमें 2 मिनट में जला के खाक कर सकती है पूरा। करेक्ट, कि मतलब पूरी तरीके से हमें वेपराइज कर सकती है। जलाना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट हमें पूरी तरह से वेपराइज कर सकती है, जो है हमारा सन, या फिर कोई ऐसी चीज जैसे जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे प्लैनेट्स जो है मतलब अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इनकी पोजीशंस जो है वो बदल गई। करेक्ट। तो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले, इतनी सारी चीजें करने से पहले क्या कुछ हम मेजर्स लेंगे, मैं वो देखना चाहूंगा कि क्या आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस इसके पहले लिए कि वो स्टेप लेना would take us to Kardashian's type 2 civilization or type 1 civilization. टाइप 0.5 मेरे ख्याल से। ये एथिकल इश्यूज रहेंगे, और जब तक एथिकल इश्यूज रहेंगे तब तक ये सेफ्टी मेजर्स भी रहेंगे। मतलब ऑफ कोर्स मार्स को न्यूक करना बहुत बड़ी बात है, और कोई ऐसे ही जाके नहीं कर देगा, मतलब ऑफ कोर्स कोई अलाउ भी नहीं करेगा, है ना। तो वो करने से पहले भी देयर विल बी वेरियस बॉडीज जो 10 तरीके की पॉसिबिलिटी सोच के तो यू नो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सेफ्टी के साथ फूक के कदम रखें, क्योंकि डेंजर जैसे शिवा ने बोला कि बहुत ज्यादा है। करेक्ट। हल्की सी भी चूक अगर ऑर्बिट चेंज, वैसे न्यूक से ऑर्बिट चेंज हो सकता है, मे बी नॉट। न्यूक्लियर प्रेशर तुम इसलिए देखो, हिरोशिमा और नागासाकी के साथ जो हुआ उससे ऑर्बिट शिफ्ट का खतरा उतना नहीं था। क्यों? क्योंकि आप एक शहर बर्बाद कर रहे हो, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू टेराफॉर्म अ प्लैनेट, तो आप उतनी एनर्जी भी तो लगाओगे। तो क्या उतनी एनर्जी झेलने के लायक वो प्लैनेट है? Exactly. Actually, वो मतलब कि अपना एक्सेस मेंटेन करके रख सके और अपना जो है ऑर्बिट मेंटेन करके रख सके। The more precise thing to say would be कि would that planet bear the nuke or would it explode itself? I don't think, मतलब चांसेस है वेरी लो कि हमारे पास इतना तगड़ा न्यूक होगा कि हम पूरे एक प्लैनेट को ही इतना डेंजरस तरीके से हार्म कर दें। बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई डोंट नो मच अबाउट मार्स, लेकिन अगर ऐसा ऐसे अगर डेंजर है तो ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेंगे। लाइक तगड़ा एज इन द शॉक वेव डज द थिंग, राइट? वी डोंट नीड दैट पावरफुल बॉम्ब, वी जस्ट नीड द स्वीट स्पॉट। अब ये बात चल ही रही है, तो मतलब हम बेसिकली हम मार्शियन मैन्स की तरफ जा रहे हैं कि मार्शियन मैन बनाना चाह रहे हैं हम, तो अच्छा, तो एक जो है एक चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, मेटावर्स।
मेटावर्स के बारे में तुम लोगों के क्या क्या ख्याल है कि मेटावर्स जो है वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेट का फ्यूचर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। एक काइंड ऑफ मेटावर्स में सोहेल भाई का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी रहा है। काइंड ऑफ मेटावर्स इसलिए बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से मेटावर्स नहीं था। तो सोहेल भाई ने थोड़ा बहुत कुछ ट्राई किया है उसमें, तो क्या कुछ तुम लोग सोचते हो इस चीज़ के बारे में? या आई वुड लाइक टू से मेरे सिर्फ 2 वर्ड्स मेटावर्स के लिए। इट्स फर्स्टली इट्स इनएविटेबल, वी कांट रन अवे फ्रॉम इट। it's not the future, but it will stay with us in the future. And second is, as of now, it's in very early stages. It's not it's not that near as it seems so. Maybe it is, but I don't know. Don't you think कि clouds जो अभी चल रहे हैं, तो वो clouds एक step है metaverse की तरफ? So cloud storage is basically storing at a single place, मतलब एक ही जगह पे. सिंपल, इट्स जस्ट लाइक रेंट की तरह कि मैं हार्डवेयर परचेस कर लेता हूँ फॉर स्टोरिंग थिंग एंड आई रेंट द स्पेस एज पर योर नीड्स एंड यू पे मी अकॉर्डिंगली. सो दैट्स बेसिक हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स. सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर, क्योंकि थिंग इज कि जो फोन डिवाइसेस है, ओके, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से इज कि वी हैवंट प्रोग्रेस्ड दैट in terms of storage devices. Okay, we still need big huge devices to store stuff. Yeah, with time it's getting smaller and smaller, but हमें अभी भी उसकी ज़रूरत पड़ती है. So with cloud, what we are doing is we are just creating a powerful network where we can store our things online. मतलब चीज़ें कहीं से भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं without actually storing things on our device. Like मतलब हमारे device will act just like the portal. So जो storage devices की space है वो trim down हो जाएगी and eventually हमारे devices और भी compact बन जाएंगे. So that's the thing. बट मेटावर्स और सोहेल भाई, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज को. मेटावर्स को हम लोग पूरा एप्लीकेशन वगैरह में घुस गए थे, थोड़ा एक्सप्लेन करो. थोड़ा मैं बेस से बताता हूँ. मेटावर्स फर्स्टली इज जस्ट अ फैंसी वर्ड, ठीक है, इसको इतना हाइप मत करो. सेकेंडली, मेटावर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. मेटावर्स एग्जिस्ट कर रहा है 2000 समथिंग, जब फेसबुक बना था, ठीक है. फेसबुक इज द मेटावर्स. क्यों फेसबुक क्यों बना था? फेसबुक या हाँ, जिस भी साल 2007 में अगर बना तो 2007. तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक इज अ काइंड ऑफ मेटावर्स. क्यों? क्योंकि मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स इज समथिंग दैट इज अ कॉमन हब, जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो जाते हैं, उसमें इमर्ज होते हैं, 10 तरह की चीज़ें कर सकते हैं. एक यूजर दूसरे यूजर को अफेक्ट कर सकता है, दूसरा यूजर एक यूजर को अफेक्ट कर सकता है थ्रू दैट सेंट्रलाइज्ड हब, ठीक है. फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसपे 10 तरह के यूजर आते, एक दूसरे को मैसेज करते, पोस्ट करते, फोटोज डालते, वीडियोस डालते, राइट. दैट वाज अ मेटावर्स. इंस्टाग्राम वाज अ डिफरेंट मेटावर्स. फेसबुक और इंस्टाग्राम का जब एक्विजिशन हुआ, जब मर्जर हुआ, तो बेसिकली दोनों के जो वो है, क्या बोलते हैं, इसको मैं हब बोलना चाहूँगा, ठीक है. इनका जो हब है वो सेम हो गया, कॉमन हो गया, राइट. यू पोस्ट अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, इट गोज ऑन फेसबुक. यू कमेंट ऑन फेसबुक, इट गोज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है. सो मेटावर्स का यही कॉन्सेप्ट है कि एक सेंट्रलाइज तरीके से हो. इंटरनेट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मेटावर्स. मेटावर्स इसके भी आगे जाएगा, ठीक है. अब ये तो हो गया मेटावर्स. अब जो मैं जहाँ पे मेटावर्स पे काम कर रहा था, दैट वाज समथिंग ऑफ कि एक हम ऐसा वर्चुअल सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा वर्चुअल इकोसिस्टम बनाते हैं, और रादर शुड आई से एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसमें यूजर्स जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं, राइट. दुनिया के एक एंड में बैठा यूज़र दूसरे एंड के यूज़र से कनेक्ट कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो ये एक्चुअल में प्रॉपर मेटावर्स है. मेटावर्स ये नहीं है कि आप 4 लोग बैठ के रूम बना के लूडो खेल रहे हो. दैट इज ऑल्सो मेटावर्स, बट यूजर्स कम है उसमें, ठीक है. इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड पूरे वर्ल्ड वाइड में. क्लाउड की बात करी तो क्लाउड इज ऑल्सो समथिंग. अब जैसे आदित्य ने बोला, सो आई हैव बीन ऑल्सो वर्किंग इन द IT इंडस्ट्री फॉर 4 years. आई वुड लाइक टू फ्लेक्स. तो हाँ, जैसे आदित्य ने बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अभी शिवा ने बोला था, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट्स नथिंग बट कि भाई शिवा, तुम अपने फ़ोन में डेटा मत रखो, आदित्य तुम अपने फ़ोन में मत रखो, मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है, उसमें भर दो, ठीक है. जब तुमको चाहिए होगा मेरे मेमोरी कार्ड से ले लो. मेरे पास सारे मेमोरी कार्ड है. कहाँ पे? समंदर के अंदर कहीं गाड़ के रखे हुए. दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. मेमोरी कार्ड का तुम ऊपर का कवर नहीं देते हो, ठीक है. okay. तुमको 6 गाने डालने तो तुम 6 रुपए दोगे, तुमको 10 गाने डालने तो तुम 10 रुपए दोगे, ठीक है. पे पर यूज मॉडल, ठीक है. तो इसके बहुत सारे कंपनीज है. Amazon का AWS है, ठीक है. देन माइक्रोसॉफ्ट का Azure है. ये सब अपने आप में अलग अलग
एक तरीके से हम बोल सकते हैं मेटावर्स है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है। बट रियलिटी में मेटावर्स तब कहलाएगा जब सेंट्रलाइज्ड हब हर चीज़ का हो, उसमें आप स्क्रीन से तो जा ही रहो, बट साथ ही साथ आप AR और VR से भी जाओ, जैसे पोकेमॉन गो था, ठीक है, आप AR और VR को भी इसमें इंक्लूड कर दो, तो दैट वुड बी द कंप्लीट मेटावर्स। अभी हम, आदित्य ने भी सही बोला, अभी हम इनिशियल स्टेजेस में, काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में, बट इट इज़ इनएविटेबल, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सैचुरेशन आ रहा है, एंड वो एक लॉ है ना, क्या था, मर्फीज लॉ था, क्या था, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, टेक्नोलॉजी डबल्स एवरी ईयर। या इट्स एक्चुअली नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, हाँ, ट्रांजिस्टर्स का जो, हाँ, वो एवरी ईयर डबल होता है। सो उसके हिसाब से भी आई थिंक टेक्नोलॉजी बढ़ेगा आगे, एंड स्क्रीन्स वुड बिकम ऑब्सोलीट, स्क्रीन्स को यूज नहीं करना चाहता। या एग्जैक्टली, आपके हाथ में स्क्रीन्स, आप क्या कर रहे हो, इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम, या व्हेन यू विल हैव लेंसेज, या ठीक है, लेंसेज में ही आपको जो देखना है आप वो देखोगे, AR रहेगा, आप दुकान के अंदर लेंसेज पहन के जाओगे, अपने आप सबके रेट्स आ जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू बाय इट। मिरर में देखोगे तो ड्रेस आपके लेंसेज के थ्रू ही आप उसको चेंज करके देखते हो, तो इट्स ऑल इंटीग्रेटेड, दैट इज द ट्रू मेटावर्स, और हम लोग वहाँ पे लीड करें, और वो होगा ही, डेफिनेटली होगा वो आने वाले 30-40 ईयर्स में मे बी। हाँ, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ पे एक उसकी फ्लिप साइड होती है कि एक्चुअली जो इंटरनेट बना था टिम बर्नर्स-ली, लाइक लेट्स रिवाइंड टू जब इंटरनेट बना था। सो द थिंग वाज, इंटरनेट आखिर बनाए क्यों? सो फर्स्टली द थिंग वाज कि जो सारे कम्युनिकेशन लाइंस थे वो सेंट्रलाइज थे, ओके। सो इफ सेंटर में अगर कोई इशू आता है, सो सारे जो उसके नोड्स थे दे वुड सफर, सो कम्युनिकेशन डाउन होता था। सो टिम बर्नर्स-ली केम अप विद द आइडिया कि हम इस सारी चीज़ को, हम कम्युनिकेशन को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। सो द कोर बिहाइंड द इंटरनेट वॉज डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक बंदा कम्युनिकेशन ना हैंडल करे, मतलब एवरीवन शुड बी नोट्स एंड they should be connected with each other. But the irony is कि आज के टाइम में there are just few companies which are running over like 90% of the internet. Of course the dark net is different thing, but जो surface level internet जो हम use करते हैं regular humans, मतलब 90% of the population जो use करते हैं internet, it is controlled by 3 to 4 big giant companies. So it's actually the quite opposite of the core principle behind the discovery of internet. True, so that's what I'm saying कि हम लोग मेटावर्स, देखो मेटावर्स का कंसेप्ट हम लोग समझ गए, बट वी आर नॉट येट मेटावर्स, हम लोग को मेटावर्स में पहुंचना है 30-40 साल में, एंड उसमें लाइक वी आर इवन नाउ वी आर नॉट द परफेक्ट मेटावर्स, जैसे तुमने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज़ अभी हुई नहीं है, बिकॉज 90% एक जगह पे है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा जब सब पे कंट्रोल आएगा तभी होगा, एंड उसका एक स्टेपिंग स्टोन अभी जो है दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, क्या करता है ब्लॉकचेन बेसिकली, वो आपका कोई डेटा ना एक जगह पे नहीं पड़ा होगा, वो सबके कंप्यूटर्स में होगा, सबके कंप्यूटर्स में, मतलब डेटा शेयर नहीं होगा, बट इमेजिन कि गूगल को कल को मन किया कि आपका डेटा डिलीट कर दे, या आपके किसी बैंक को मन किया कि आपका डेटा डिलीट कर दे, आपके अकाउंट में से 10,000 काट ले और सारे रिकॉर्ड्स मिटा दे, कौन रोक रहा है उसको? नोबडी, राइट? देयर इज नो प्रूफ। ब्लॉकचेन यही करता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है, सारे ट्रांजैक्शंस जो आप करते हो एक दूसरे से, वो एक लेजर में पूरा बन के आता है, राइट? इसको भी पता है, पॉइंट ए वाले बंदे को भी पता है, पॉइंट बी वाले बंदे को भी पता है, अब चाहे बैंक डिलीट करे कुछ करे, वो प्रूफ रहेगा। सो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन, एंड ब्लॉकचेन के बेसिस पे ही जैसे अभी बिटकॉइन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी डिजिटल करेंसीज आ रहे थे, आर ऑल बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। तो उसी टेक्नोलॉजी पे अगर हम और बिल्ड करते हैं, इवन अगर हम गेम्स उस पर बिल्ड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करते हैं, NFTs ब्लॉकचेन में आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इवेंचुअली रीच कर जाएंगे जो हमारा मेन मेटावर्स का जो गोल है। बट हाँ, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे जो मेटावर्स के नाम पे बहुत मतलब फैंसी बहुत लगता है हमको मेटावर्स, और मतलब काफ़ी फैंसी तरीके से यूज़ करें, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू मेटावर्स। बट हियर कम्स अगेन दूसरा जो हम काउंटर स्टेटमेंट कह सकते हैं कि वी एज ए ह्यूमंस आर एडिक्टेड टू द टेक्नोलॉजी, एज वी से, मतलब या वी आर फेसिंग द कॉन्स ऑफ द इंटरनेट लाइक नेवर बिफोर। इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं, वी आर लाइक मेंटल इलनेस ज़्यादा हो रही है उससे, कि अननेसेसरी एंग्जाइटी उससे क्रिएट होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है इंस्टाग्राम में परफेक्ट लाइफ देखने से, ऑल्दो कोई नहीं जी रहा, बट इट जस्ट क्रिएट्स दैट, राइट? सो फोन तो भी एक काइंड ऑफ इंटरफेस बोल सकता हूँ कि मेरे को कुछ एक्सेस करना है, देन आई हैव टू टेक माई फोन, आई हैव टू स्विच इट ऑन एंड देन आई कैन एक्सेस। बट विथ मेटावर्स इन प्लेस या फिर AR डिवाइसेस इन प्लेस, इट वुड, मतलब जो इंटरफेस था बीच में, कोई बफर था कि मेरे विलनेस के बाद में उसे खोलूंगा, आई हैव टू एंटर द पासवर्ड एंड स्टफ, वो सब मिट जाएगा। सो इट वुड बी इंस्टेंटेनियस। सो वोंट द कॉन्स एम्पलीफाई? I mean, an object is a tool or a weapon
बेस्ड ऑन द यूजर, ठीक है। करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट डेवलप होता रहेगा टाइम के साथ, इस ऑब्जेक्ट को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब उसको आपको टूल बनाना है या उसको आपको वेपन बनाना है, वो चीज़, वो दो साइड हमेशा से ही था। पहले कम था क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी और टेक्नोलॉजी उतना बड़े स्केल पे नहीं था, इसलिए वो चीज़ कम था, वो चीज़ उतना रिफ्लेक्ट नहीं होता था। आज के टाइम पे इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है। व्हाट आई फील इज, जो गैरी वी भी बताता है अपने कई सारे बातचीत में, ही सेज कि टेक्नोलॉजी डजंट स्पॉइल यू, इट ओनली मेक्स यू मोर ऑफ हु यू आर। That's well said. That's well said. So again मेरा थर्ड काउंटर पॉइंट इसके ऊपर यह है कि देखो अभी भी there is a part of society which cannot afford the gadgets as we are talking about it, right? True. They don't even have basic smartphones. Like come to the parts of Africa and stuff. So जब ये चीज़ हो जाएंगे, जब इंटीग्रेशन वगैरह हो जाएगा, एंड ये जो डिफरेंस बोल रहे हैं कि एक जो गैजेट वाले पीपल एंड I'll use the layman words, एक गैजेट वाले पीपल एंड एक नॉन गैजेट जो अफोर्ड नहीं कर सकते वाले पीपल, सो एक डिफरेंट क्लास बन जाएगा। ये रिच पोर का तो है ही, बट गैजेट्स मतलब एक जो टेक के साथ जी रहा है एंड एक जो एंशिएंट लाइफ की तरह जी रहा है, सो वो डिफरेंस और एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। और होमोजेनिटी की अगर मैं बात करूँ ना आदित्य, तो वो कभी मेरे हिसाब से पॉसिबल होने नहीं वाली। ट्रू, हाँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हर किसी को इक्वल तरीके से सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सको या फिर किसी को इक्वल तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सको। ऐसा कभी होने नहीं वाला। कभी ऐसा होगा कि कुछ लोग पिछड़ जाएंगे और कुछ लोग फिर जो है उनसे आगे निकलेंगे, एंड जो पिछड़े हुए हैं उनमें से भी कुछ जीनियसेस आगे निकल के आएंगे। ये बहुत सारी चीज़, ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कि जो रह गए हैं बंदे फिर वो कुछ नया सीखते हैं, फिर वो कुछ नया करते हैं, ठीक है। और जैसा कि तुमने अभी बोला था कि टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ जो है कि तुम्हारे हिसाब से कि टेक्नोलॉजी अभी कुछ कुछ इंसानों को जो है वो थोड़ा बहुत करप्ट कर रही है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा एक लेवल आगे ले जाके अभी जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो यही है। हाँ, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोग जो है मार्केटिंग करके ना अपने प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को रोकना एंड इस तरीके की चीज़ें बनाना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करें, ज़्यादातर फ़ोन उनके हाथ में रहे, लैपटॉप्स भी नहीं, ज़्यादातर फ़ोन उनके हाथ में रहे। तो बहुत ही हैंडी सी चीज़ एक तुमको बना के दे दी है कि फ़ोन तुम्हारे हाथ में रहेगा। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि तुम कुछ भी करते समय सुबह उठते ही हम में से कितने लोग, काफ़ी सारे लोग फ़ोन देखते होंगे कि कुछ आया कि नहीं आया, कुछ ईमेल आया कि नहीं आया, कुछ भी चीज़ हम लोग चेक करते हैं। तो उनका मेन मोटिव ही यही है कि फ़ोन तुम्हारे हाथ में हमेशा रहे, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे डाल दिए जो तुम्हारे डेली यूज़ के हैं। टॉर्च चाहिए तो मैं फ़ोन यूज़ करना है, कैमरा चाहिए तो मैं फ़ोन यूज़ करना है। एक टाइम पे ये लग्जरीज हुआ करती थी, अब ये तुम्हारी नेसेसिटी बना दी गई हैं, ठीक है। बना क्या दी गई हैं, मतलब बन चुकी हैं अब ये नेसेसिटीज़, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कैसे उसको यूज़ में ले रहे हो, वो अब हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल में ले रहे हैं। ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग अभी क्या कर रहे होंगे, कुछ और चीज़ कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे होंगे। ओमेगल पे कुछ लोग बढ़िया बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी को, ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि बेन और क्या नाम है, फ़ायदे नुकसान वाली बात आ जाती है। तो फ़ायदे नुकसान हर चीज़ के हैं, बट ये है कि टेक्नोलॉजी तुम्हें आगे ही बढ़ाएगी। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुम्हें दो तरीके से इफेक्ट कर सकती है कि एक तो या तो तुम्हें वो न्यूक्लियर पावर बना दे, कि न्यूक्लियर पावर इन द सेंस कि तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर हो जाएगी। देन दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि न्यूक्लियर पावर तुम्हें ऐसे बना देगी कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा। बट वो न्यूक्लियर बॉम्ब क्या करेगा, बेसिकली वो अगर तुम किसी पे भी अपने दुश्मन पे यूज़ करोगे तो वो इवेंचुअली कुछ सालों बाद तुम्हें भी अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट को अफेक्ट कर रहा है। प्लैनेट को कोई भी चीज़ अफेक्ट करेगी तो वो तुम्हें भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम फिर रहने नहीं वाली। तो न्यूक्लियर पावर को भी दो तरीके इस्तेमाल करने के। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ जो है वो एक पॉइंट जो है वो मैं उठाना चाहूँगा, उस बारे में अगर हम डिस्कस करें, अभी अगर करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए इसको नोट करके रख लेंगे। हाँ, बताओ। Why electricity is the medium to
टू लाइक इसको क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को ही एज अ हर चीज को हम एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी में क्यों हम न्यूक्लियर पावर भी बना दे तो फिर हम उससे क्या करते हैं, पानी गर्म करते फिर उससे टरबाइन घुमाते फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बनता उससे टरबाइन घुमाते हैं सार। है। अब सोचोगे मैं इतने अच्छे से कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेरा ही क्वेश्चन था ये। यस, इट्स योर इन द हाउस। अरे कैमरा छुपा। ओह सो गाइस दैट वाज द एपिसोड। एक सेकंड, एक बहुत अच्छा पॉइंट होम हाँ अभी बोलो। क्या प्रे कर रहे थे क्या? प्रेयर टाइम? नहीं एक्चुअली उसके में कोई बंदा नहीं आ रहा होगा ना। अच्छा ओके। तो हाँ, तो अभी शिवा ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला था होमोजेनिटी के बारे में, तो उससे मतलब मैं सोचा उस बारे में, बहुत एक अच्छा ना एक पोएटिक सी बात निकली कि होमोजेनिटी कभी अटेन ही नहीं हो सकता। दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, लॉ ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि हर चीज को अगर ध्यान से देखो ना, डिफ्यूजन देख लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस है, तभी चल रही है चीजें। वोल्टेज देख लो, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी आई मीन, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, करंट, ठीक है, इवन केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, ठीक है, एंट्रोपी, ठीक है, यूनिवर्स की चेंज। सो आई थिंक ये जो होमोजेनिटी अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, तुम ये सोचो कि अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, रैंडमनेस पूरी कांस्टेंट हो गई, तो डेल्टा एस जो होगा वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस जीरो हुआ तो यूनिवर्स है ही नहीं। एग्जैक्टली एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो, एक्सपेंशन रुक गया, खत्म सब, ठीक है। तो आई मीन जब तक ये होमोजेनिटी नहीं है, जब तक ये डिफरेंस है, तब तक थिंग्स आर गोइंग इन प्रोसेस, वो चीजों का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। कितना ये पोएटिक चीज है। जब तक होमोजेनिटी नहीं आती तब तक वर्जिनिटी लूज करने का कोई तरीका ढूंढो। इसको डालना टीजर में। मैं ऐसी बात करता ही नहीं जो काटने की नौबत आ जाए। आई एम वेरी केयरफुल दीस डेज। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। मेरे को पता है ना तुम लोगों के पास क्या क्या हथियार है अभी। तुम लोग काट के अलग रख लेते हो। कौन सा हथियार? ये शिवा के पास बहुत सारा ऐसा कंटेंट। ओके, द वेपन ऑफ कंटेंट। काफी देख आदित्य, अगर मेरे को जैसे कभी ऐसा फ्यूचर में कंट्रोवर्सी हुई कि सोहेल अहमद तो कभी ऐसे नियॉन मैन वगैरह से सुने कि दो बड़े यूट्यूबर्स रोजेंडर और लॉजिकल पैराडॉक्स आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आपत्तिजनक वीडियोस। तो ज्यादा वीडियोस मेरे पास होंगी क्योंकि मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। तो वही ये व्यक्ति जो है कहना चाह रहे हैं। सो हाँ जी, उस चीज का आंसर क्या है कि व्हाई ओनली इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई नॉट अदर मीडियम? कन्वीनियंट है ना, कन्वीनियंट है, डिसिपेशन कम होता है, ठीक है, और सबसे इजी इज जस्ट लाइक कि इंग्लिश क्यों हमारा कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, इट्स कन्वीनियंट, इट्स इजी टू ट्रांसफर, इट्स इजी टू कन्वर्ट। हीट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो उसमें डिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, राइट? न्यूक्लियर को आप एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते, करेक्ट? सो या, एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी इफ यू टर्न इट इनटू एसी तब तो पावर लॉसेस और कम हो जाता है। भेजो जितना दूर भेजना है, वोल्टेज बढ़ाओ, करंट कम करो, भेजो जहाँ भेजना है। सम टाइम इनटू द फ्यूचर अगर हम कोई नई मीडियम को डिस्कवर करते हैं जिससे कि डिसिपेशन और भी कम है, सो शुड वी ड्रॉप द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी वाले मेथड and build the technology based on the newer type of energy new type of medium we discovered, or should we continue the way it is? I mean, okay, तो आदित्य यहाँ पर मैं तुम्हारे सवाल पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों होती है किसी भी सर्किट में? पॉजिटिव टू नेगेटिव से बेटर आई वुड से कि इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हाँ, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों होती है? वही बात है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव की है। इसका कोई साइंटिफिक आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उससे पहले कोई करंट को डिफाइन कर चुका था, ठीक है? तो उस समय उन्होंने ये बोला कि जो सर्किट में आपका ये जो चीज दौड़ रही है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, ये आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? तो बाद में पता चला कि नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स नाम के चार्ज पार्टिकल्स हैं
जो फ्लो कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये करंट जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो कन्वेंशनल जो है वो हमारा वहां से एक कन्वेंशन आया था, मतलब कि एक कह सकते हो कि किसी ने मान ली थी वो चीज, और उसके बाद उस पे हमारा सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब का। तो जो तुम कह रहे हो कि मतलब अगर एक नया मीडियम आया, तो मैं ये बोलूंगा कि टाइम लगेगा। नया मीडियम हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के गेम में। हम लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर ली हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गेम में हम लोग, मतलब अगर तुम्हें मोबाइल भी चार्ज करना है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा, ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा। भले ही तुम वायरलेस जा सकते हो, बट वायरलेस तभी तक जब तक उसके अंदर बैटरी है, ठीक है। तो और कोई सोर्स ऑफ एनर्जी बनाने में तुम्हें तुम्हारा पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, और वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर तभी बदलेगा जब तुम्हारा ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें क्या लगता है प्लास्टिक अभी तक बैन क्यों नहीं हुआ? ये इस बारे में कोई बात नहीं करता है, सिर्फ लोग बैन के बारे में बात करते हैं कि प्लास्टिक को बैन कर दो, बट प्लास्टिक आज तक बैन हो क्यों नहीं पाया? किसी ने कभी ये सोचने की कोशिश करी? जानते हम सब है कि क्यों नहीं बैन हो पाया, क्योंकि उससे सुंदर सस्ता टिकाऊ कोई चीज़ है नहीं। तुम्हें चाय ले जानी है, तुम्हें कुछ भी ले जाना हो, ठीक है, भले ही सब बोलते हैं कि खतरनाक है, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट सबसे ज़्यादा टिकाऊ चीज़, सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ नहीं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा टिकाऊ चीज़ और सबसे ज़्यादा मतलब यूजफुल तुम्हारे लिए और हैंडी तुम्हारे लिए क्या है? वो प्लास्टिक है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास है नहीं कि इतने सस्ते में तुम्हें 1 रुपये की 10 पन्नियाँ पड़ेंगी। अगर तुम पॉली बैग लेने जाओगे, अगर लीगल हो जाए तो पॉली बैग लेने जाओगे, 1 रुपये की 10 पन्नियाँ पड़ रही हैं तुमको, ठीक है। वहीं पे कागज़ जो है तुम्हें 5 रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है या 8 रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है। जब हम जाते हैं सुपरमार्केट में तो देते हैं ना हमको। तो वो चीज़ है कि तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है किसी भी चीज़ का। ऑल्टरनेटिव अगर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है तभी तुम दूसरी चीज़ में जो है वो होगे। तो मतलब ये चीज़ है कि अगर आप ऑल्टरनेटिव देते हो ना किसी चीज़ का, तो ऑल्टरनेटिव की वजह से लोग वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फेसबुक का ऑल्टरनेटिव लोगों ने इंस्टाग्राम दिया, तो इंस्टाग्राम पे आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं लोग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, या फिर वो फैक्टर्स जो हैं देखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा आगे मैं इंटरप्लेनेटरी हाँ बोलो। इस टॉपिक को एंड करते हैं, बट मेरा सिर्फ एक इसे बोल सकते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन, उसका ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी हमारे लाइफस्टाइल को चेंज किया, राइट। सो अगर हम उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर दें, सो विथ टाइम विल एडेप्ट टू द स्कैरसिटी ऑफ द प्लास्टिक, राइट। सो वी डोंट नीड टू फाइंड द अल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक। या आई मीन अगर उसको मुश्किल कर दे, लाइक टैक्सेशन बढ़ा दे, या हम उसके जो मशीन्स होते हैं जो फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं उस पर हम टैक्सेशंस लगा दे, तो हो सकता है वो चीज़। जितना वो मुश्किल होता जाएगा उतने ऑल्टरनेटिव्स हमें आसान लगने लग जाएंगे, है ना। एक वो चीज़ कर सकते हैं ये। बट अगेन शिवा ने बहुत सही पॉइंट उठाया कि प्लास्टिक इज़ वेरी कन्वीनियंट, इसलिए वो चल रहा है। व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव? आप प्लास्टिक बैग, आप पेपर बैग ले जाओगे तो वो पानी में भीग जाएगा, ठीक है। जूट बैग आप इतना बड़ा लेके जा नहीं सकते, छोटे सामान लेने तो आप इतना बड़ा जूट बैग तो लेके जाओगे नहीं, या तो आप 100 रुपए के 10 जूट बैग। प्लास्टिक को इस तरीके से देखो ना कि तुम उसमें क्या क्या लेके जा रहे हो। तुम उसमें चीनी से लेके तुम शाही पनीर तक लेके जा रहे हो, तो वो भी चीज तुम सोचो कि अगर तुम किसी ढाबे से लेते हो तो वो तुम्हें पन्नी में ही पैक करके देगा ढाबे में, ठीक है। वो अलग बात है कि वो चीज़ थोड़ी खतरनाक हो जाती है, वो हो जाती है, वो सब छोड़ो। बट वहाँ तक के लोगों तक अगर तुम्हें कोई चीज़ पहुँचानी है, कोई नया प्रोडक्ट पहुँचाना है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एफिशिएंट होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए कि उसकी कोई कमी ना पड़े। ट्रू एक बांग्लादेश के एक साइंटिस्ट का आया था ना भाई, कि जिन्होंने एडिबल प्लास्टिक बैग्स बनाए थे। एडिबल मतलब कि सॉरी डिकम्पोजेबल एडिबल कह रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल। अभी इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस आ रहे, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इस पे काम करे बायोडिग्रेडेबल, मतलब प्लास्टिक को हटाने के लिए ही काफ़ी 100 से ज़्यादा स्टार्टअप तो इसी चीज़ में होंगे। बट द पॉइंट इज़ कि कुछ हो ना हो, जो खाने पीने की चीज़ें, जो कंज्यूमेबल्स हैं, उनमें से प्लास्टिक हटा देना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो लैपटॉप्स में प्लास्टिक यूज़ होना ही है, ठीक है, सारी मशीन्स में यूज़ होना है, जो कंज्यूमेबल्स हैं जो आपकी बॉडी में जाता है उसमें नहीं होना। बट एक्चुअली वी हैव वो एटलीस्ट बहुत स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल का बॉक्स मिलता है ना, जिसके ऊपर
कार्डबोर्ड का ये रखते हैं हम एल्यूमिनियम फॉइल। आदित्य फिर थोड़े टाइम बाद एल्यूमिनियम भी बॉयकॉट होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ये चीज हम लोग इसके बारे में भी काफी ज्यादा अगेन ये वही चीज है, ये होमोजेनिटी वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप गुड नहीं जा सकते। एक गुड को एग्जिस्ट करने के लिए बैड होना ही चाहिए, पॉजिटिविटी को एग्जिस्ट करने के लिए नेगेटिविटी होना ही चाहिए, डिसहार्मनी कियोस हमेशा रहेगा। अच्छा, इंटरप्लैनेटरी जो क्या कह रहा था यार मैं, इंटरप्लैनेटरी जीवन के बारे में सिविलाइजेशन क्या ख्याल है? इंटरप्लैनेटरी जीवन, रिलीजन जीवन नॉट रिलीजन, गलत साउंड जीवन। तो अभी तो पहले वो बता दो, टाइप्स ऑफ स्पीशीज बता दो, टाइप 1 टाइप 2 वाला। इट्स एक्चुअली जो सिविलाइजेशन है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, इट इज सेड कि आई डोंट रिमेंबर इट डिस्टिंक्टली, लेकिन एक बेसिक फंडा ऐसा है कि टाइप 1 इज कि जो अपने प्रेजेंट प्लेनेटरी सिस्टम के स्टार की पूरी एनर्जी हार्नेस कर रहा है। टाइप 1 इज जो प्लैनेट की पूरी, प्लैनेटरी सिस्टम नहीं, प्लैनेट की जो एनर्जी है उसको हार्नेस कर रहा है। तो बेसिकली टाइप 1 वो हो जाते हैं, और उनकी एक जो कह सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है वो इस चीज से देखी जाती है कि पूरे प्लैनेट की एनर्जी यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे प्लैनेट की रिसोर्सेज से एनर्जी यूज कर रहे हो, डिजास्टर से भी आप एनर्जी यूज कर रहे हो। लाइक अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक की एनर्जी को आपने यूटिलाइज कर लिया, सुनामी आया उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, मतलब पूरे प्लैनेट को आप अपने तरीके से चला रहे हो। बेसिकली प्लैनेट पे आपका फुल कंट्रोल वो टाइप 1 जो है वो आपको बना देता है। करेक्ट। टाइप 1 इन द सेंस कि आपको डिजास्टर से भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करेक्ट, ठीक है। टाइप 2 में हम लोग जाते हैं तो वो प्लैनेटरी सिस्टम पे पूरा सोलर सिस्टम को कंट्रोल करना, और कार्डेसिव स्केल इसको कहते हैं, कार्डेसिव स्केल टाइप 1। और टाइप 2 पे जब आप टाइप 2 पे जाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, ऐसा बोलते हैं कि जब आप टाइप 1 पे पहुंच गए हो। और वही बात है कि मुझे नहीं लगता कि टाइप 1 बनने के बाद टाइप 2 में इसलिए टाइम नहीं लगेगा, मुझे ये ऐसा लगता है कि टाइप 2 में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि जब आप टाइप 1 बन चुके हो तो मेरे हिसाब से आप टाइप 2 बनने की तरफ बहुत सारे कदम उठा भी चुके हो, क्योंकि आप दूसरे प्लैनेट्स पे जाके चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होगे, सन की आसपास चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होगे, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं। लाइक दूसरे प्लैनेट्स पे हम रोवर्स भेज रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अभी के टाइम पे हम अभी टाइप 1 भी नहीं बने हैं, तो टाइप 1 बनते हैं के टाइम पे मेरे हिसाब से फिर टाइप 2 में हमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि हम तब उतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके होंगे कि हम टाइप 2 बनने की जो अपनी रेस है उस पे आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। मतलब बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, बट ठीक है, जैसे इस पॉडकास्ट की होगी। yes, that's the spirit, guys. So सब्सक्राइब yeah. मैं एक चीज कह रहा था, आई वुड लाइक टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर टॉक। मैं कह रहा हूँ कि लाइक वी आर कार्बन लिविंग बींग्स, राइट? मतलब वी आर कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमारा मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन पे चलता है, पानी पे चलता है, राइट? सो एक कोई प्लैनेट है, मतलब एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाई आर वी हाइड्रोकार्बन्स? बहुत ज्यादा बिकॉज जनरली बहुत ज्यादा जनरल सवाल हो जाएगा, या बहुत ही वेग हो गया, राइट? बिकॉज द अवेलेबिलिटी वेग नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेग नहीं है। अभी के लिए हम लोग इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो न स्टैट्स है न डेटा है हमारे पास, और ना भी हमने उस रिसर्च को कभी हाथ लगाया कि हम लोग ये पढ़ सके कि हम हाइड्रोकार्बन्स के क्यों बने। बट एक चीज मैं तुम्हारे पुराने वाले पॉइंट पे ये उठाना चाहूंगा कि हैबिटेबल जोन की तुम बात कर रहे हो, तो हैबिटेबल जोन अगर मैं कहूँ कि इंसानों के लिए पानी भी हैबिटेबल जोन नहीं है, ठीक है। कॉमिक्स वगैरह में सब पढ़ते हैं कि एटलांटिस है, एक्वामैन है, नेमोर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बट इंसानों के लिए पानी भी हैबिटेबल जोन नहीं है। वो किसका हैबिटेबल जोन है? मछलियों का, मगरमच्छों का, ठीक है। वो पानी वाले एम्फीबियंस या मरीन लाइफ का जो है वो क्या नाम है, एक हैबिटेबल जोन है। उनका हैबिटेबल जोन क्या नहीं है? वो हमारा टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ठीक है। तो हम किसे हैबिटेबल जोन बोलते हैं? इंसान के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब फिर हम पूरे अर्थ को जनरलाइज करके ये बोलते हैं कि जो हमारे लिए हम जो कंडीशंस होंगी। बट स्टीफन हॉकिंग का एक शो आया था एलियंस पर, इनटू द यूनिवर्स विद एलियंस,
उसमें क्या चीज़ बताई गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो लाइफ फॉर्म मिले वो तुमसे बहुत ज़्यादा आगे हो या तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे हो। क्या पता वो लाइफ फॉर्म के पास इंटेलिजेंस जो है वो उतना हो ही ना कि वो रिसर्च के बारे में सोच पाए, ठीक है, या फिर उनके पास इतना इंटेलिजेंस हो कि वो तुम तक आराम से पहुंच भी सके, ठीक है। तो वो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट उनका लाइफ फॉर्म एकदम डिफरेंट भी बेस्ड हो सकता है, नाइट्रोजन बेस्ड, जैसे अभी तुमने बोला नाइट्रोजन बेस्ड हो सकता है, या फिर कोई हैवी मेटल से भी बने हो सकते हैं, हैवी एलिमेंट से बने हुए भी हो सकते हैं, जो मतलब कि जो लोग सन के बहुत ज़्यादा पास रहने की क्षमता रखते हैं, ऐसे भी मतलब लोग कह रहा हूँ मैं कि ऐसे भी जीव हो सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए हमारी अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं रहेगी। सो जो हम टेक की बात करते हैं, सो टेक हमारे लिए डिफरेंट है। सो जो वो अलग क्रीचर्स होंगे उनके लिए उनका टेक भी अलग लेवल पे काम करेगा। आई मीन एक इसको ना एक थोड़ा सा एक पहले तो बेसिक क्लियर करते हैं, क्योंकि हम एक चीज हमारे पास है, हम उस पे बिल्डअप कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो अभी पहले उस चीज को ही एक बार चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आदित्य ने भी बोला कि सारे लाइफ फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन पे क्यों बेस्ड है ना, हम लोग हाइड्रोकार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स क्या। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग लाइफ फॉर्म को कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज अ लाइफ फॉर्म। इट्स लाइक आप बोलोगे कि समथिंग दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो तो सन भी कर रहा है। फिर आप बोलोगे समथिंग दैट ग्रोज इन साइज, वो तो पहाड़ भी कर रहा है, वो तो माउंटेन्स भी कर रहे हैं। राइट। फिर आप बोलोगे समथिंग दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, वो तो समंदर में भी हो रहा है। बट लाइफ फॉर्म हम एंड में आके हम रुक जाते हैं एक पॉइंट पे, व्हेन वी से समथिंग दैट हैज डीएनए, राइट, समथिंग दैट हैज डीएनए। एंड व्हाट इज डीएनए मेड अप ऑफ? व्हाट इज डीएनए मेड अप ऑफ? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। What are they made up of? बेसिकली More प्रोटीन्स atoms. जो कि अमीनो एसिड्स से मिलकर बने हैं। And what are अगर those more atoms? simplify- Those are hydrocarbons. जितने बायोमोलिक्यूल्स है those are so if अगर हम स्टार्टिंग में ही हमने बोल दिया कि anything that has DNA is termed as a life form, तो ऑब्वियसली सारी लिविंग चीज जो होगी वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड होगी हमारे अकॉर्डिंग, राइट। इट्स लाइक सेइंग कि किया सोनेट जो है वो Hyundai की, सारी किया सोनेट Hyundai की क्यों होती है? इट्स लाइक बिकॉज हम उसी में देख रहे हैं। सो क्या हम कह सकते हैं कि एक हम सिंथेटिक रोबोट को क्रिएट करते हैं, सिंथेटिक रोबोट को हम सारी चीज़ें दे सकते हैं जो कि ह्यूमन कर सकता है। सो विल इट बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज अ लिविंग बीइंग? That is also carbon based life form. A synthetic robot is also a carbon based life form. What are circuits made up of? Okay. Yeah, exactly. But will we call it a living being? Again depends ना कि what is a living being according to us. मेरे को ये क्वेश्चन ही बहुत वेग लगता है। एंड मतलब मेरा एक वो है, मतलब आई यूज्ड टू जोक अराउंड विद माय फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू चैलेंज देम कि तुम मेरे को कोई डिफरेंस नहीं बता सकते बिटवीन अ लिविंग बीइंग एंड अ नॉन लिविंग बीइंग, कोई डिस्टिंक्ट डिफरेंस बता ही नहीं सकते। What about intelligence? What is intelligence? मतलब क्या टर्म होता है इंटेलिजेंस? क्या, what exactly is intelligence? Intelligence. Okay. To adapt to adversity. To adapt to adverse conditions. Adverse conditions, yes. Adverse conditions में तो celestial bodies भी adapt करते हैं। जब उनको लगता है कि उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो वेपराइज हो जाते हैं ताकि एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो। वो उनके लेवल पे थोड़ी है। सेलेस्टियल बॉडीज, एनी सेलेस्टियल बॉडी किसी का भी ले लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज क्यों होता है? एनर्जी बैलेंस ही तो कर रहे हैं ना, एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं, राइट। अगर मोटा मोटी देखे तो दे मैनेजिंग द एनर्जीज, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी जो इंटेलिजेंस जिसको हम टर्म करते हैं, दे आर जस्ट अडेप्टिंग टू सिचुएशन सो दैट उनकी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाए। एट द बॉटम लाइन हर चीज यही है, everything that we are doing is to conserve energy. Can we say a living being is something which tries to survive the adversity? सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल एग्जिस्टेंस होता है या फिर ब्रीदिंग होता है? सो मतलब वही है, सर्वाइवल इन द सेंस, अगर मैं कहूँ कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में अगर मैं कुछ चीज़ बोलूँ कि जैसे मान लो अगर मैं माइक्रोब्स पर जाता हूँ कि माइक्रोब्स के बारे में कि हम उन्हें लिविंग बीइंग क्यों कहते हैं, तो उनमें मोशन है, उनमें क्या नाम है, एक स्ट्रक्चर है और इंडिपेंडेंट ऐसे क्या नाम है एंटिटीज़ हैं जो अपनी मर्जी से मोशन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने बेसिस पे वो काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस तो बहुत बाद में आएगी, इंटेलिजेंस के बारे में तो मतलब मल्टीपल सेलुलर लेवल पर हमें जाना पड़ेगा, बट जिस तरीके के लाइफ फॉर्म की हम लोग बात यहाँ पर करते हैं वो ये है कि
क्या लिविंग बींग है? अगर प्लांट को भी देखोगे नॉन लिविंग बींग लोग मान सकते हैं, बट लिविंग बींग है। क्यों लिविंग बींग है? क्योंकि उसके अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम ऐसी चीज है जो एकदम लिविंग सेल्स है, जो उनके अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है, ग्लूकोज का रिसाव हो रहा है, वो सारी चीजें उनके अंदर हो रही हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से वो सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का यही एक अंतर जो है वो मेरे को दिखाई पड़ता है कि अगर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एंटिटी है जो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, और इंटेलिजेंस पे नहीं जाऊंगा मैं, बट वो एक्शंस को कंट्रोल करने में सक्षम है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच के डिफरेंस को जो है वो गैप को बनाती है। वायरस पर अगर मैं आऊँ, ठीक है, अब वायरस की बात भी कर ही लेते हैं, जब सोहेल भाई ने इतनी बातें करी दी है तो वायरस की बात भी कर लेते हैं। वायरस को कहते हैं कि जब तक वो किसी चीज़ के कांटेक्ट में ना आए जिस पर वो अपना ठीक है कि जिस पर अपनी करामात दिखा सके, तब तक वायरस जो है वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करता है। बट जैसे ही वो जैसे हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है, और वो अपने आप को डुप्लीकेट करना चालू करता है, तो वो लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो हम एंटीवायरस क्यों नहीं बना पाए अब तक? ये सारे सवाल वो है कि, तो मतलब वही है कि वायरस किसी के कांटेक्ट में आने के बाद जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है, तो वो हम लोगों को मतलब पढ़ाया जाता है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्रीज हैं। तो ऐसे ही कुछ बाउंड्री कंडीशंस जो है वो हम लोगों को देखनी पड़ेंगी कि हम लोग डिफाइन कर सकें कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। अगर हम सिर्फ कुछ क्राइटेरियाज लेंगे कि ग्रोथ होगी तभी लिविंग होगा, तो ग्रोथ तो मेरे भाई तुम कहो तो ब्लैक होल की भी हो सकती है, तो क्या हम उसे जिंदा घोषित कर दें? तो क्या हम मूवमेंट को भी ले सकते हैं? क्योंकि देखो प्लांट्स जो है दे आर नॉट मूविंग, तो आर दे लिविंग? बट उनके अंदर जो चीजें हैं अगर तुम उसमें जाकर देखोगे तो मतलब मूव कर रहे हैं। तो मतलब उनके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, राइट? वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, जब वो प्रोसेसेस रुक जाएंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे? उन्हें डेड घोषित कर देंगे। डोंट यू फील लाइक कि ये बोलना एग्जैक्टली वैसा है कि मतलब if I am watching a web series then I am the cool kid, if you are not watching a web series then you are not a cool kid. हमने एक कंडीशन में, फॉर एग्जांपल एट द बॉटम लाइन अगर तुम देखो तो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, इवन जाइलम फ्लोएम का या हमारी जो फिजियोलॉजी में जो भी हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एट द कोर ऑफ इट वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस है जो हो रहे हैं। ठीक है, दोज आर द सेम केमिकल रिएक्शन जो हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं। बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शंस, क्रेब्स साइकिल वगैरह हम लैब में कर सकते हैं। डिफरेंसेस कि वो इंटरप्ट हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। बट बॉडी में जितने भी होती है दोज आर अनइंटरप्टेड चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, वो रुकते नहीं, वो अपने आप ही चलते रहते हैं। जो शिवा ने बोला कि अपनी मर्जी वाली बात है ना। बट अगर यूनिवर्सल स्केल में भी देखो तो ये केमिकल रिएक्शंस क्या है? अगर बॉडी के अंदर बात करें, दीज आर जस्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, है ना। जो भी किसी कंपाउंड में या किसी रिएक्टेंट मान लो, उस पर जो भी एनर्जी है वो आपके प्रोडक्ट तक जाने में कितना डिसिपेट होता है, कितना कन्वर्ट होता है, इन्हीं सब का जो है, अगर हम मैटर में बात करें, दोज आर केमिकल रिएक्शंस, बाकी जो है वो सब एनर्जी है, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज जो है, अगर यूनिवर्सल स्केल में बात करें तो इट्स हैपनिंग एवरीवेयर, है ना, इवन इन द ह्यूमन बॉडी। सो अगेन डिस्टिंक्शन क्या है? जैसे अभी तुम्हारा पॉइंट था कि जो अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं, जिनके अंदर फिजियोलॉजी हो रही है, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग क्लासिफाई होता है, ठीक है, विद और विदाउट, उसमें चाहे मूवमेंट हो रहा है या नहीं, वो हम एक पैरामीटर को नहीं ले सकते, एक कॉम्बिनेशन ऑफ हम पैरामीटर्स को लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स ले रहे हैं, सो इट्स द सेम लाइक सेइंग कि मैं और शिवा दिल्ली में है, बट आदित्य का भी साइंस चैनल है, बट वो पुणे में है एंड वो स्टूडेंट है। ये हमने 3 कंडीशंस लगा दिए, इसलिए जो आदित्य है दैट इज अ कूल किड और हम लोग कूल किड नहीं है, राइट। बट एट द वेरी कोर ऑफ इट हम तीनों का चैनल है, साइंस चैनल, एंड वी आर रनिंग इट, ठीक है। इट इज द सेम एज सेइंग कि प्लांट के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, और जो यूनिवर्सल स्केल में जो प्लैनेटरी मोशंस, जो प्लैनेटरी क्या बोलते हैं, अकरेंसेस हो रहे हैं, और जो सेलेस्टियल बॉडीज के अकरेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो एनर्जीज हो, यू नो, ब्लैक होल, सुपरनोवा, ये सब, उनमें भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रहा है। तो हो तो सेम चीज रहा है, बस ये हमने 3-4 पैरामीटर्स लगा के हमने एक डिफाइन कर दी। अच्छा, एक चीज मेरे को ये बताना कि अर्थ पर वॉल्केनोज नाम की एक चीज है, ठीक है, और लास्ट एक वॉल्केनो फटा भी था अभी कुछ 90s के एरा में, कुछ कहीं पर एक वॉल्केनो फटा भी था।
तो 96 में शायद या 94 में ऐसा कुछ हुआ था। तो वॉल्केनोज जो है वो अपनी मर्जी से फटते हैं क्योंकि उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो जो भी उनका एनर्जी लेवल जब बढ़ जाता है, मेरे को उसके पीछे की साइंस अभी नहीं पता है, ठीक है, तो कुछ गलत बोलूँ तो उसके लिए पार्डन मी। मर्जी से तो फटते हैं, अगर वो वहाँ आई वुड डाउट दैट, मतलब कि ठीक है कि अगर मान लो कि वो फटा, मान लो ठीक है वो फटा, तो भाई का काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हमने डिफाइन किए हैं जिसकी वजह से हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग जो है वो डिफाइन करते हैं। बट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप उन सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को नहीं मानते हो, ठीक है, उन सेट ऑफ रूल्स को नहीं मान रहे हो जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है, तो व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू डिफाइन दैट? क्योंकि अगर मैं रिलेटिविटी की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो रिलेटिविटी कब रेलेवेंट है? जब आप मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। अगर मैं यही ना मानूं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ठीक है, और मैं ये मानूं कि नहीं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा भी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कम भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो मेरी पूरी की पूरी थ्योरी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो कुछ हमारे कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो हम बेस्ड चीज़ें जो है वो बोलते हैं। तो अगर आप पॉस्टुलेट्स को डायरेक्टली चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, सो आई वुड लाइक टू हैव बेटर आर्ग्यूमेंट्स इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट कि इस चीज़ पर और क्या क्या डिस्कशन हो सकता है लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग पे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किए हुए हैं तो उन सेट ऑफ पैरामीटर्स में अगर कोई चीज़ जो है वो फॉल कर रही है, आप उनको लिविंग बीइंग बोल रहे हो, ठीक है, और वायरसेस को हम ब्रिज बोल रहे हैं बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, तो उस ठीक है, तो उस सेट ऑफ पैरामीटर्स को चैलेंज करने के लिए मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है वो चाहूँगा, क्योंकि मुझे अभी आपका बहुत वेग सा आर्ग्यूमेंट लग रहा है कि इट्स लाइक अ किड हु डोंट वांट टू, लाइक जो नहीं चाह रहा है इस चीज़ को मानना। अभी के तौर पे वो चीज़ मेरे को लग रही है, तो मैं और चाहूंगा कि इस चीज़ पे और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा निकल के आए कि किसी को चुप कराने के लिए तो बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट क्या हम इस पे और ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इस पे और ज़्यादा डिस्कशन हम क्या कर सकते हैं कि इससे और नई चीज़ फ्रूटफुल निकल के आ सके। हाँ, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि इफ वी आर देखो सबकॉन्शियसली सबको पता है कि लिविंग क्या नॉन लिविंग क्या है, ठीक है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द रूल्स, जो पोस्टुलेट्स की अभी शिवा ने बात की कि व्हाट आर दोस पोस्टुलेट्स या व्हाट आर दोस पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, विल और हमारा मूवमेंट भी कह सकते हैं, कुछ टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, जो कि वायरस भी करते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो पैरामीटर्स क्या है ना, वो नहीं पता, एटलीस्ट मेरे को वो वेग लगता है। कौन भी करते हैं, अच्छा, जो कि वायरस भी रिप्रोड्यूस करता है। वायरस कब करता है? वायरस किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आने के बाद रिप्रोड्यूस करता है। सो वो एक पैरामीटर आ गया, राइट, दैट इज अ कंडीशन। तो व्हाट आर दोस लिस्ट ऑफ कंडीशंस, है ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं अभी तक कहीं पे क्लियरली नहीं मिला वो चीज, ठीक है, एंड हाँ, सॉलिड स्टेट ऑफ रूल्स नहीं है, सॉलिड स्टेट ऑफ रूल्स नहीं है, आई मीन हाँ, जैसे फिजिक्स में होता है वैसा रूल नहीं है हमारे पास कुछ सॉलिड। एंड द थिंग इज कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि हम चलो सारे पोस्टुलेट्स को मान भी लेते हैं, ठीक है, सो इफ आई टेक अ ममीफाइड बॉडी, ठीक है, उसका हमने डायलाइसिस वाला मशीन करके हमने उसका चलो एक्सक्रीशन सिस्टम वाला ठीक कर दिया, ठीक है, हमने उसके अंदर वेंटिलेटर से हमने उसका रेस्पिरेटरी थोड़ा सा ठीक कर दिया, और हमने कोई भी एक्सटर्नल मशीन या पेरिफेरल डिवाइस लगा के हमने उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया, सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन चल रहे हैं, सारे सेल्स आर इंटैक्ट, ठीक है, दे आर नॉट डिकेड बिकॉज इट्स अ ममी, तो इज दैट ममी अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग? भाई वो जो आप प्रोसेसेस की बात कर रहे हो, अगर वो सस्टेन हो जाते हैं और ब्रेन फंक्शनिंग करना चालू करता है और हार्ट फंक्शनिंग करना चालू करता है बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ, अगर ये दो चीज़ें भी फंक्शन करना चालू करती हैं, तो मैं कहूँगा कि वो लिविंग बीइंग है, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेटर पर कॉमा में भी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लिविंग बीइंग तो कहते ही हैं, ठीक है, कि वो जिंदा हैं, तो मैं उसे इन अ कॉमा मानूंगा। बट अगर वो चीज़ सारी साफ सफाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, डायलिसिस करने के बाद, नया ब्लड चढ़ाने के बाद, अगर वो अपना ब्लड खुद नहीं बना पा रहा है, तो मैं ये मान लूँगा कि बस आपने जो है वो एक बंदे के अंदर काफ़ी सारा ब्लड डाल दिया है जो अपना ब्लड नहीं बना पा रहा है, जिसका हार्ट,
क्योंकि हमें पता है कि हम ब्लड कैसे बनाते हैं, मतलब कि हमारी ब्लड की नीड्स कैसे पूरी होती है, हमारी बॉडी ब्लड बनाती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि किसी ने पंप से हमारे अंदर ब्लड पहले ही भर दिया है, क्योंकि बॉडी बढ़ती घटती रहती है, तो ब्लड का हमारा जो अमाउंट है वो भी बढ़ता घटता रहता है। तो उस चीज Why am I doing this podcast? ये साइंटिफिकली बहुत एक्यूरेट बात बोली शिवा ने। This movie is rated PG-13 तो ब्लड का फ्लो भी हाँ मतलब ये ठीक है, तो मतलब वो तुम देख सकते हो, ठीक है। कि ये चीज मैटर करती है कि तुम उसको कब लिविंग बीइंग बोल रहे हो, कब लिविंग बीइंग नहीं बोल रहे हो। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि तुम्हारा मेरे को जो केस लग रहा है ना, वो मेरे को अपना वाला केस एक बार ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता था कि अर्थ को मैं एज अ प्लैनेट नहीं देख पाता था, एज अ 3 डायमेंशनल प्लैनेट, एज अ स्फीयर नहीं देख पाता था। मैं हमेशा इसको 2D में देखता था, ठीक है। मेरे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि अंटार्कटिका में जो लोग हैं वो उल्टे क्यों नहीं है, वो उल्टे क्यों नहीं खड़े अर्थ पे। जब तक मैंने ग्रेविटेशन को जो है नहीं एक्सप्लोर किया था, कि ग्रेविटेशन जो है इज अ फोर्स विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, विच मतलब मेक्स यू टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तब तक मैं ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि अंटार्कटिका के जो लोग हैं वो ऐसा महसूस क्यों नहीं कर रहे कि वो अपसाइड डाउन खड़े हैं, क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है उनको जो है अपसाइड डाउन महसूस कराने के लिए। उनको जो सीधे खड़े हैं उस वही महसूस कराने के लिए ग्रेविटी है, अनटिल अनलेस आप लिटरली अपसाइड डाउन खड़े हो जाओ, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा जो मेरा केस था, वही मुझे तुम्हारा भी लग रहा है पॉस्टुलेट्स के साथ, कि तुम उन चीजों को मान रहे हो बट मानना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ पर। बट मेरा जो केस था, खैर वो साइंटिफिकली मिल चुका है मुझे, बट तुम्हारा जो केस है उसके लिए मैं चाहूंगा हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात करें इस टॉपिक को। ये टॉपिक एंड करते, हाँ, बट एंड करने से पहले मेरा बस एक कंसर्न था इस टॉपिक का, वो ये था कि मतलब ये टॉपिक का कि ये था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू अ एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है। सबसे छोटा बच्चा कौन है इस दुनिया में? एनीवन? मेरे हिसाब से एक सॉफ्टवेयर, उससे भी छोटा एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको उसको लिटरली बताना पड़ता है, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ पैरामीटर, ठीक है। सो अगर आप एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, ठीक है, उसका आप यूज केस लिख रहे हो, फ्लो चार्ट लिख रहे हो या एल्गोरिथम लिख रहे हो, तो आप क्या पैरामीटर्स डिफाइन करोगे कि ये सॉफ्टवेयर पहचान ले कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ओके, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं हम तो समझ लेते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमारा एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है जिससे वी आइडेंटिफाई ओके लिविंग नॉन लिविंग। बट उस सॉफ्टवेयर को आप क्या फीड करोगे कि वो आइडेंटिफाई कर ले? दैट इज द क्वेश्चन, कि हमारे पास एक डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है कि नहीं है। इस पे एक बहुत अच्छा बन सकता है, जैसे शिवा ने बोला, हम एक अलग से सेपरेट इस पे कर सकते हैं अच्छे आर्गुमेंट के साथ। बट हाँ, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। बट मैं मतलब हम उससे अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे ही, बट जो भी पैरामीटर्स हम लेके रखेंगे उसके सामने, वी कैन मिमिक दैट पैरामीटर, राइट। सो अगर हम एक रोबोट डिजाइन करते हैं जिसका खुद का इंटेलिजेंस है, जो कि थ्रू मशीन लर्निंग डेवलप हुआ है, ओके, ही कैन मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, ओके। बट मशीन लर्निंग कैन बी करप्टेड ना। मशीन लर्निंग में तुम एक गलत आउटपुट दो तो वो उसी पे बिल्डअप करते करते वो गलत ही लेगा फिर। या द पॉइंट इज कि वो अडेप्ट करते जाएगा ना। हाँ, सो दैट वुड बी अ बैड पर्सन, द बैड पर्सोना, लेकिन वो एज अ ह्यूमन तो होगा। सेकेंड थिंग, जहाँ पे बात आ गई रिप्रोडक्शन की, सो लेट्स से ही कैन क्रिएट हिज ओन इंडिविजुअल, मतलब वो खुद असेंबल करके दूसरा रोबोट बना रहा है, उसको सिखा रहा है, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। सर्विसिंग की बात आ गई, सो ही कैन चार्ज हिमसेल्फ, उसको लगा कि वी आर डाउन ऑन बैटरी, सो कैन गो एंड प्लग हिमसेल्फ। सो जो भी लिविंग चीज़ों के हम पैरामीटर्स आ रहा है वो हम मिमिक कर सकते हैं, राइट। ट्रू, एक रोबोट में अभी की टेक्नोलॉजी से, हाँ, या सिर्फ हम जो चीज़ हम नहीं कर सकते इज द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। बट बायोलॉजी इज जस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज वेरी एडवांस्ड टू द सेल्यूलर लेवल, है कि नहीं? एक सेल अपने आप में एक मशीन, सो दैट इज लिविंग थिंग। आई मीन दैट इज वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को ही तुम बायोलॉजी कहते हैं। और क्या बायोलॉजी? सेल इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू स्टार्ट विद, है ना, राइट। मतलब फिर वो सेल्यूलर बॉडीज, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, या तुम्हारे पास एक इतनी छोटी चीज है, कितनी छोटी मशीन है जो सेल्फ रेप्लिकेट और सेल्फ सस्टेन कर सकती है, उससे बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। सो दैट्स माय
पॉइंट कि एक अमीबा भी एक लिविंग बीइंग है, ट्रू, हाँ, राइट, जस्ट बिकॉज इट हैज अ सेल. ठीक है, अभी हम लोग खुद कंफ्यूज हो रहे हैं इस let's सो मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन जाने से अच्छा है हम लोग बेटर हम लोग अगेन, हाँ, एक डिस्क्लेमर हम डाल देंगे ऊपर कि हम लोग बस अपने थॉट्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम कोई फैक्ट नहीं बता रहे थे इस पूरे डिस्कशन में. हाँ, प्लेन डिस्कशन टू अस. हाँ, बेसिकली देखो, एक साइंस पॉडकास्ट मेरे हिसाब से तो कोई फैक्ट्स डिस्कस करने की चीज भी नहीं है. हम नए पॉइंट्स उठाने के लिए, नए क्वेश्चंस उठाने के लिए मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट को रखे तो ज्यादा बढ़िया होगा. कि नए थॉट्स और नए आइडियाज को अगर हम डिस्कस करें तो जो पहले से ही चीजें डिफाइंड हैं उनके बारे में कम बात की जाए बट कम बात की जाए. तो क्या होगा कि और भी लोगों को डिस्कशन करने के लिए पैरामीटर्स मिल जाएंगे. तो मेरे हिसाब से अब लोग जो है वो इन टॉपिक्स पर जरूर डिस्कस करना चाहेंगे. लास्ट टॉपिक लेते हैं, कुछ 10 मिनट हम लोग लेंगे इस पे, ठीक है, 5-10 मिनट हम इस पर बात करेंगे. साइंस कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा था कि व्हाट डू यू थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ अस आर साइंस कम्युनिकेटर्स एट आवर लेवल. मैं यहाँ पे एक्चुअली एक बड़ा डिस्कशन खड़ा होकर आता है परसेप्शन का, कि लोग साइंस को परसीव कैसे करते हैं. सो लाइक लेट्स से एक रिलीजियस पर्सन could be a man of science, but at the same time he contradicts his own field, right? मतलब ये मैं थोड़ा पोलराइजिंग बोल रहा हूँ. आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ना कि द वेरी क्या बोलते हैं बेसिक थिंग इज कि जैसा हमने सबसे पहले वाला आज का टॉपिक लिया था कि मैथ्स, ठीक है, कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इसको यूज करेंगे. आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कहाँ यूज हो रही है इन्फॉर्मेशन, है ना. तो एक वही वाला एनालॉजी उठ के आ जाता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई चीज आपके डे टू डे कोर्स में अगर आपको रिलेटेबल नहीं लग रहा है तो आप उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे. बिलीविंग, ओके, आई विल फिनिश. व्हाई डू पीपल बिलीव इन द मिथोलॉजी, राइट? अगर मेरे को कोई चीज़ बता रहा है कि ऐसे से हुआ है, सो व्हाई वुड आई फैंटेसाइज अबाउट इट. ओके, मैं आज जो आर शंकर सर के साथ जो मैंने पॉडकास्ट डाला है उसमें एक चीज़ जो है वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, वो मुझे लगता है यहाँ पर रिलेवेंट होगा कि इंजीनियर्स डोंट स्टडी और डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय अ थ्योरी बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल. दे लव अ थ्योरी बिकॉज इट वर्क्स, ठीक है. सो इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा करीबी है आपकी वो वाली साइंस जो लोगों के जीवन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है. अगर मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ूंगा, अगर मैं एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ूंगा, अगर मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ूंगा, अगर मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत टाइम लगेगा आपको कि आपके रियल लाइफ पे इम्पैक्ट देखने के लिए, ठीक है. किसी ने कभी वर्ल्ड वाइड वेब पे भी काम किया था जो कुछ लोगों को फालतू लग सकता था उस समय, बट आज के टाइम पे www जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है. और इंटरनेट जो है वो मतलब जब सर्न में यूज़ किया गया था, ठीक है, तो क्या किसी ने सोचा था कि वो चीज़ जो है वो हमारे एकदम लाइफ का पार्ट बन जाएगी. हम वो चीज़ जानते भी नहीं है कि वो हमारे लाइफ का पार्ट अब कितने अच्छे से बन चुकी है, घुल मिल चुकी है. तो बेसिकली साइंस का जो एक सिनेरियो है वो कई बार ऐसा होता है कि सब लोग जानते हैं कि साइंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबको डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर के पास जाना, चाहे आप आयुर्वेद से इलाज कराओ, चाहे आप होम्योपैथी से इलाज कराओ, चाहे आप एलोपैथी से इलाज करवाओ, इट्स ऑल दीज थिंग्स आर साइंस, ठीक है. तो अगर आप साइंस को साइंस ना मानकर विज्ञान बोलो, ठीक है, या कुछ और बोलो, किसी और भाषा में बोलो, तो वो उसका मीनिंग नहीं बदलेगा, रहेगा वो साइंस ही, ठीक है. तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि नहीं साइंस ऐसा है, न साइंस वैसा, साइंस ऐसा वैसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट द वे जो टेक्नोलॉजी वाली हमने बात करी थी कि साइंस को आप यूज़ कैसे करते हो, ठीक है. साइंस नहीं होगा तो आपका आयुर्वेद भी नहीं होगा, आपका एलोपैथी भी नहीं होगी, ठीक है, ना सर्जरीज होंगी, ना आपके कोई भी बीमारियाँ ठीक होंगी, ठीक है. नए स्पेक्स होगा, ठीक है, जिस स्पेक्स से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है. तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कोई साइंस के बारे में अगर आप ऐसी चीज़ें बोलोगे. जहाँ तक रही बात माइथोलॉजी की, और कई सारे लोग जो है वो अब मैं उन सेंस में जाना नहीं चाहता हूँ, बट काफ़ी जब कोई एक्सपर्ट आएंगे तब मैं बात करूँगा कि इस बारे में उनसे डिस्कस करना चाहूँगा. बट कई बार हम लोग जो है ये मिथ पाल के बैठ जाते हैं कि माइथोलॉजी में जो है वो साइंस नहीं था. साइंस वहाँ भी था, बट वो अलग लेवल का, अलग तरह का साइंस था, और साइंस यहाँ भी है.
जो अलग लेवल का, अलग मैं तरह का साइंस है। एक व्हाट इज अलग लेवल का साइंस? अगर मैं कहता हूँ कि अलग लेवल का साइंस इन द सेंस कि अभी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अभी के टाइम पे हम प्लैनेटरी सिस्टम्स खोज रहे हैं। अभी JWST हमारा जो है वो बहुत ही माइनर चीज़ों को भी यूनिवर्स में जो है वो छानने की कोशिश कर रहा है। हमारा पूरा जो अभी काम है वो डेटाबेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, हम डेटा के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अभी ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। बट पहले के टाइम पे प्रॉब्लम्स अलग थी। पहले के टाइम पे लोगों को ये था कि हम कोई बीमारी हो जाए तो मर ना जाए, ठीक है। तो पहले का साइंस उस लेवल का था, ठीक है। अभी भी लोगों को ये है, बट अभी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि बीमारियां भी फिर उस लेवल की हो गई हैं, ठीक है। पहले किडनी फेलियर नहीं होता था, पहले किडनी फेलियर नहीं होता था इन द सेंस कि बहुत रेयर बीमारी थी ये, ठीक है। कैंसर बहुत रेयर बीमारी हुआ करती थी, ठीक है। तो उसका कोई इलाज भी नहीं था, तो लोग मर भी जाते थे। बट आजकल कुछ स्टेजेस ऑफ कैंसर तक हम कैंसर का इलाज जो है वो ढूंढ सकते हैं। कुछ स्टेजेस बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं कि सारे कैंसर्स का इलाज आ गया, बट कुछ स्टेजेस पर हम कैंसर जो है वो क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। बट अगर हम कुछ समय पहले जाएं या बहुत समय पहले जाएं तो क्या हम ये चीज़ कर सकते थे? तो मेरा साइंस का वही मोटिव है कि आप पहले साइंस को जो है वो किस तरह से लेते थे। अगर कोई चीज़ आपको ठीक कर रही है तो आप उस चीज़ को भगवान मान लेते हो कि नहीं मान लेते, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जो वैद्य आपको ठीक कर रहा था पहले के ज़माने में, आप उसे एक काइंड ऑफ लाइक भगवान की तरीके से या भगवान का दूत मान सकते हो। बट अभी के टाइम पर आप डॉक्टर को भगवान का रूप तो बोलते हो, बट आप डॉक्टर को नहीं मानते ना इतना कि भगवान का रूप है, कि ये है वो है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि उस समय का साइंस कुछ और था, इस समय का साइंस कुछ और है। माइथोलॉजी में अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो माइथोलॉजी में भी साइंस था, ठीक है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं साइंस आपको दिखाई दे जाएगा। आपका नज़रिए की बात है, जैसे तुमने कहा था कि नज़रिए की बात है, आपको देखना पड़ेगा कि साइंस कहाँ कहाँ हो रहा है। अब हमारे आसपास इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो हम एक्सप्लेन करें तो कितना सारा साइंस जो है वो हमारे पास से निकल के आएगा। खैर, हम आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं। हम साइंस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और हम साइंस क्या है उसके बारे में पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। तो सोहेल भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पॉइंट पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ होती है फेथ और अपना माइथोलॉजी वाली चीज़ जो होती है, राइट। एंड बट ऑल आई वुड से इज कि आई नेवर रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी, ठीक है। Correct. अगर आई कैन नेवर से कि माइथोलॉजी में साइंस यूज हुआ था कि नहीं होता, बिकॉज ए मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, एंड बी मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये नहीं हुआ था। करेक्ट। या उस टाइम में साइंस नहीं थी। आप मेरे को प्रूफ ला के दे दो तो आई वुड बी लाइक ठीक है, नहीं हुआ होगा। बट अंटिल एंड अनलेस आई डोंट हैव अ सॉलिड प्रूफ, आई वुड नीदर एक्सेप्ट नॉट डिनाई। आई विल ऑलवेज स्टे ओपन टू द पॉसिबिलिटी कि हाँ मे बी हो सकता है। सो can we keep all these things in the globe of or in the circle of fiction? क्योंकि आर्क रिएक्टर जो टोनी स्टार्क पहनता है, इट्स अ साइंस, मतलब उसे हम साइंस कह सकते हैं, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि हीट डिसिपेशन के इश्यूज होता है। सो इट विल ऑलवेज बी इन अ ग्रे एरिया, लाइक वो पॉसिबल है ग्रे एरिया में ना, तो इट्स नॉट कंप्लीटली इम्पॉसिबल, राइट? या करेक्ट। आई मीन व्हाट इफ यू डिराइव एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जिसमें इतना डिसिपेशन नहीं हो रहा, या एग्जैक्टली, या एक्सोटिक मैटर के साथ फ्यूज करके यू मेक समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तब क्या है ना। करेक्ट। सो आप उसको तब तक देखो, आई थिंक बाय दैट लॉजिक ना आप किसी भी चीज को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज बी लाइक हाँ इट्स नॉट पॉसिबल एज पर माय नॉलेज एंड एज पर द टूल्स दैट आई हैव राइट नाउ, ठीक है। बट आई एम ओपन टू पॉसिबिलिटीज कि हो भी सकता, कोई आके कर भी लेगा। तुम्हें पता है भाई, नॉर्मल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के ऊपर काम चल रहा है, रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और ये हम सब जानते हैं सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो लाइक 100 केल्विन के नीचे ही काम करते हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो सुपर कंडक्टर्स 100 केल्विन के नीचे ही काम करते हैं। 40 केल्विन पर, 50 केल्विन पर ये चीज़ें काम करती हैं। और 40-50 केल्विन में बता दूं आप लोगों को कि आप डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेगेटिव लाइक क्या कह सकते हैं, -100 270 भी नहीं। यू कैन गूगल इट अप, ये तो गूगल कर सकते हो उसमें क्या। बट हाँ, सम वैल्यू बहुत ठंडा होता है, कहने का मतलब है।
बहुत ठंडा होता है। तो अभी उस चीज पे काम चल रहा है कि रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हम लोग कैसे ला सकते हैं। वो एक बहुत पाथ ब्रेकिंग चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे अगर तुम सुपर कंडक्टर्स ला सकते हो तो सोचो उसके यूज कितने होंगे। सुपर कंडक्टिविटी होगी तो पावर डिसिपेशन बहुत कम होगा। ठीक है, पावर कहीं उनका डिसिपेशन। प्लान ये तो नहीं कि हम इतने न्यूक्लियर वॉर करें कि दुनिया में एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाए और हमारा एक आइस एज आ जाए जिससे रूम टेम्परेचर ही हमारा कम हो जाए और सुपर कंडक्टर सर्वाइव कर सके। बट अगर तुम इस आर्ग्यूमेंट पे जाना चाहो तो या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कोट दिया था वर्ल्ड वॉर 3 वाला कि वर्ल्ड वॉर 4 वाला। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में आइंस्टाइन ने ये बोला था कि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में किसी ने पूछा था कि वर्ल्ड वॉर 3 आप बताइए कि क्या कैसे लड़ा जाएगा। हाँ, फिर उसने बोला आई डोंट नो अबाउट वर्ल्ड वॉर 3 बट मेरे को ये पता है कि वर्ल्ड वॉर 4 जो है लकड़ी से लड़ा जाएगा। लकड़ी और डंडे से पत्थर से लड़ा जाएगा। नाइस नाइस। वो उस चीज की डेप्थ समझ रहे हो कि मतलब वर्ल्ड वॉर 3 में तुम इतना डैमेज कर चुके होगे कि तुम प्रिमिटिव लेवल पर जाके गिर जाओगे। ऑलमोस्ट तुम्हारी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो प्रिमिटिव लेवल पे गिर जाएगी। बैक टू मंकी जो है वो बैक टू मंकी। इस पे भी एक थ्योरी था कि हर सिविलाइजेशन का एक पिनेकल पॉइंट होता है। उस पिनेकल पॉइंट के बाद उसका वो आ जाता है। करेक्ट। फिर वो साइकिल कंटिन्यू करता है। या आई वाज गोइंग टू से द सेम। मे बी हमारा फर्स्ट साइकिल है एंड और मे बी ऐसा हो चुका है। हु नोस। हर एक चीज़ का पिक पॉइंट होता है। मतलब लाइक इट ग्रोज गेट्स द पिक पॉइंट एंड देन डाउनफॉल। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं कि ये चीज़ जो है होती है कि पीक पे जाने के बाद उसका डाउनफॉल होता है, जैसे कि कोरोना का हुआ था। शिट एग्जैक्टली। व्हाई डज इट साउंड रॉन्ग नाउ? बट कुछ टाइम तक वो यहाँ पर स्टेबल भी रहती हैं चीजें, क्योंकि डाउनफॉल से पहले थोड़ा तो स्टेबिलिटी मिलती है। तो डाउनफॉल अच्छा, डाउनफॉल अगर नाइट में हो जाए तो फिर तो भी डाउनफॉल ही होगा। क्या और क्या तो सोच रहे हो तुम लोग? ओके, सो मुझे काफ़ी मज़ा आया। इट वॉज वेरी फन टॉकिंग टू यू गाइस। मतलब एक क्या बोलते हैं, साइंस पॉडकास्ट में एक चीज़ ऐसी है कि जो मेन ऑफ साइंस है उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड उससे और भी बेटर एंड बेहतर आर्गुमेंट निकल के आता है। एंड इस तरह से हम बेसिकली contradiction is the best way to learn science and best way that science can grow. Contradiction के अगर मैं इसको और ज़्यादा थोड़े खतरनाक वे में बोलूँ तो साइंस में ब्लास्फेमी आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाती है। वेल सेड। क्योंकि अगर आप अपने फेथ पकड़ के रखोगे ना तो आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख नहीं पाओगे। इस बारे में शायद मेरे को अब मैं बार बार सेम पॉडकास्ट को वो कर रहा हूँ, तो खैर यार तुम लोग जाके देख लेना उस पॉडकास्ट को। तो आर शंकर सर ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से नील बोर्स जो है वो एक साइंटिस्ट की बात नहीं मान रहे थे, देन वो साइंटिस्ट सही निकले थे, देन लास्ट में जाकर वो साइंटिस्ट किसी और की बात नहीं मान रहे थे तो वो साइंटिस्ट गलत निकले थे और जो दूसरा बंदा था वो सही निकला था। तो मुझे एग्जैक्टली वो कहानी याद नहीं आ रही, बट हाँ उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाई है। नहीं, मेरा तो यही है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा बात करके, लेकिन द पॉइंट जो मेरे को सबसे सही ये लगा कि इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने सिर्फ फैक्ट्स डिस्कस नहीं किए, जैसा शिवा ने बोला, हम लोगों ने आइडियाज़ डिस्कस किए, हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज़, आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किया। एंड ऑब्वियसली जैसा आदित्य ने बोला कि आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस आ जाता है बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉट बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, राइट। तो जहाँ पर बेस्ड ऑन लॉजिक से एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है, वहाँ से कुछ नई चीज़ें भी निकल के आ जाती है। जैसे आज हम लोग को एक नए पॉडकास्ट का आइडिया निकल के आ गया तो ऑब्वियसली वो चीज़ रहना चाहिए। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ से एडवांसमेंट होता है चीज़ों का, इवन इन टेक्नोलॉजी एज वेल। if you feel satisfied with the product, that product will not evolve at all. OnePlus के साथ भी यही हुआ। But again, coming back to the topic, OnePlus वर्ड को बस बीप कर देना, प्लस ही रखना उसको। तो हाँ, तो it was a wonderful podcast and we said nothing. Ideas we said nothing about it. We said nothing about plus. You got it? Yeah. Oh, we said nothing. Oh yeah. Nothing.
Even nothing is better than something तो या एग्जैक्टली. इवन नथिंग इज बेटर देन दैट थिंग. दिल पागल है, दिल दीवाना है. यहाँ पे क्लोज करेंगे पॉडकास्ट. लास्ट शुड बी दिल तो पागल है. या इसके टीजर में शिवा का वो वाला क्लिपिंग निकाल देंगे जिसमें शिवा बोलता है कि प्लास्टिक से बढ़िया कोई चीज नहीं है, इतना कन्वीनियंट है जैसे प्लास्टिक की तारीफ कर रहा है 1 मिनट तक. एग्जैक्टली. लोगों को प्लास्टिक यूज करना चाहिए. लास्ट में ग्रेटा की फोटो लगा देंगे. Exactly. All my friends are toxic. All my friends are toxic, all ambitionless. वाओ, नाइस. ग्रेटा थंडर. सो दिस वाज द पॉडकास्ट और हर हफ्ते आपको ये पॉडकास्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो हर हफ्ते आप हफ्ता लेने आना हम लोगों के चैनल पे. ठीक है, तो ये एक नया चैनल है जहाँ पर सोहेल अहमद चौधरी, आदित्य भामरे और शिवा मौर्य तीनों बैठ के अपनी जो है वो साइंस की बकवास जो है वो करने वाले हैं. तो अगर आप लोगों को ये बकवास पसंद आती है और आप भी कुछ थोड़ी सी बकवास में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं. कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं एंड वहाँ पर अपनी जो भी बातचीत है वो स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम ट्राई करेंगे अगर आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वहाँ से निकल के आए तो उन पर डिस्कशन चालू करें. ठीक है, और अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि हमारे डिस्कशंस जो हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं या फिर ऐसा लगता है कि मतलब डिस्कशंस में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने गलत करी तो उन्हें भी पॉइंट आउट कीजिए. वी आर लाइक ओपन फॉर क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं लगेगा, बट हाँ ठीक है फिर भी देखेंगे कि हाँ क्या इम्प्रूव किया जा सकता है. सो थैंक यू वेरी मच. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट. आशा करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा. लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं. दिल पागल है, दिल दीवाना है.